अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप जी हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूँ और आज हम मज़ीद बात करेंगे इमरान खान की, यानी कि इमरान खान साहब की। प्राइम मिनिस्टर अब हम उन्हें नहीं कहते क्योंकि अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं। अब अगर कोई अपनी सीट ना छोड़े तो ऐसा तो नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन खैर हम आपको आज बताते हैं कि जी अदालत ने आज कुछ नहीं कहा और उनका ये कहना है कि जी कल दोबारा से जो है वो गौर और गौर किया जाएगा इस केस के ऊपर। मजीद जो है वो बहस होगी, बातचीत होगी और उसके बाद ही कोई फैसला आएगा कि जिस तरह से असेंबलीज को डिसॉल्व किया गया, जिस तरह से गवर्नमेंट में रहते हुए इमरान खान साहब ने एक ऐसा रोल प्ले किया है जो कोई डिक्टेटर ही कर सकता है। तो ये जो है सिविलियन डिक्टेटरशिप जो इमरान खान ने नई इंट्रोड्यूस कराई है, उसका फैसला जो है वो आने में मेरे ख्याल है 1 से 2 दिन मज़ीद लग जाएँगे। आज भी जो है उसके ऊपर अदालत में बहस होती रही और उसके बाद उसको कह दिया गया जी अब कल बात होगी। अब न जाने वक़्त ज़ाया किया जा रहा है, किसी को मौका दिया जा रहा है या असल में हो क्या रहा है, ये हम आपको बिल्कुल बताते रहेंगे। लेकिन साथ-साथ हम आपको ये भी बता दें, प्राइम मिनिस्टर नहीं कहना चाहिए, हाँ, इमरान खान साहब जो हैं यानी एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो अभी मौजूदा वाइफ हैं यानी बुशरा बीबी, उनकी दोस्त फराह खान, ये जो बैठी आपको नज़र आ रही है एक चार्टर्ड प्लेन में, ये जी दुबई भाग गई हैं, 9-2-11 हो गई हैं और इनका एक बैग आपको नज़र आ रहा होगा, इनके पाँव के पास एक बैग रखा हुआ है और उस बैग की कीमत है $90,000। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, $90,000 का ये बैग है। तो आप समझ सकते हैं कितनी करप्शन की होगी, कितना पैसा बनाया होगा जब सिर्फ़ एक बैग जो है वही $90,000 का है। तो हम आपको यही आगे स्टोरी भी बताएँगे इनकी और हम आपको मज़ीद न्यूज़ भी देंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सबसे पहले आप बिल्कुल आराम से चिल मार के बैठें और सुकून से पॉपकॉर्न रख लीजिए, चाय, कॉफ़ी किसी ने पीनी हो वो पी लीजिए और अगर आप इस बच्चे की तरह हमारा वीडियो देखना चाह रहे हैं, तो वो भी देख सकते हैं। किस बच्चे की तरह? ये देखिए। जी, तो ये बच्चा आपने देखा कितना क्यूट सा था। ख़ैर मुझे ये सोशल मीडिया पे वीडियो देखी, बहुत मुझे प्यारा सा लगा, तो मैंने कहा चलिए मैं आपको बताऊँ कि देखिए हमारी वीडियो देखने के लिए इस तरह से खाते-पीता वीडियो देखिए, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है। हम सीधे-साधे तरीके से जी अपनी वीडियो बनाते हैं, सीधे-साधे तरीके से सिंपल सिंपल आपको न्यूज़ बताते हैं। कोई हमारी ऐसी बात नहीं होती जो इंटेलेक्चुअल्स करते हैं कि आपकी समझ में भी नहीं आए और मेरी समझ में भी नहीं आया कि मैंने क्या कहना है। तो बिल्कुल जी, आप को हम आगे बताते हैं कि जी फराह खान जो है, पहले तो इनके जो हस्बैंड हैं, वो अमेरिका 9-2-11 हो चुके हैं और साथ-साथ ये खुद भी जो हैं, अब इनके बारे में भी यही न्यूज़ आई है कि जी ये चली गई हैं दुबई। बिल्कुल, ये भी दुबई भाग चुकी हैं और कहा यही जा रहा है कि जी ये डिफरेंट किस्म के जो है लोगों की ट्रांसफर्स करवाती थी, किसी को जॉब लेके देती थी और 3-3 करोड़ रुपए जो है वो लिए जाते थे एक-एक काम करवाने के और उसमें ये फराह खान के अलावा इनकी दोस्त और इमरान खान साहब की मौजूदा यानी जो भी करंट वाइफ हैं बुशरा बीबी, उनका हाथ होता था और ज़ाहिर है कि पैसे जो है वो आपस में बाँट लेते होंगे, कुछ इसी तरह का कोई डील होगी। तो ये जनाब खूब पैसे-वैसे बनाकर और उसके बाद यहाँ से गई हैं भाग। अब इमरान खान साहब का ये कहना है कि जी मेरी बीवी के बारे में बात ना की जाए और उनकी दोस्त के बारे में बात ना की जाए, क्योंकि ये लोग पॉलिटिशियन नहीं हैं, तो इसलिए इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इनके ऊपर बात ना की जाए, इनके बारे में कुछ ना कहा जाए। तो इमरान खान साहब, आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है या ये पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन ये चोर हैं और अगर कोई चोरी करेगा और अगर कोई भी किसी भी तरीके से मुल्क का पैसा खाएगा, करप्शन करेगा,
तो उसके बारे में बात होगी, मीडिया भी बात करेगा, हम लोग भी बात करेंगे। और जो इदारे हैं जिनके पास ये जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के लोगों को पकड़ा जाए, वो इनको पकड़ेंगे भी। पहले ही कई लोगों ने कहा था, जिसमें कि नूर आलम खान साहब ने भी कहा था कि कई लोग जो अगली सीट पे बैठे हैं उनके बारे में भी कहा था, और बाकी लोगों के लिए भी जो कि इमरान खान साहब के साथ साथ रहे हैं, कि उनके नाम ईसीएल में डाल दिए जाएं, और ताकि वो लोग बाहर ना जा सकें, मुल्क से भाग ना सके। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, और अब हम देख रहे हैं कि इमरान खान के काफी सारे लोग जो उनके दाएं बाएं इधर उधर आगे पीछे नजर आते थे, वो मुल्क से बाहर भाग चुके हैं, पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। और उन्हीं में से एक नाम फराह खान का भी है। और हम ये भी देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि उनको दोबारा से गवर्नमेंट या तो बनाने का मौका मिल जाए, या फिर उनको कोई ऐसा रास्ता दिखाया जाए जिससे कि खान साहब भाग सकें। बिल्कुल, ये खान साहब जैसे आपको नजर आ रहे हैं दीवार के उधर छलांग मारते हुए, इसी तरह की कोई चीज वो, और अपने वो बुशरा बीबी के लिए भी वो चाह रहे हैं कि मुर्गे मुर्गे जलाने की भी न्यूज आई थी, कहाँ तक सही है पता नहीं, लेकिन फिर भी भागने की तो यकीनन इमरान खान कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अब जब करप्शन के केसेस खुलेंगे तो उनको कोई बाहर जाने नहीं देगा, क्योंकि आप जैसे कहते हैं ना, जैसी करोगे वैसी भरोगे वाली बात है। तो जो कुछ उन्होंने दूसरों के साथ किया, अब वही उनकी बारी आ गई है, और उनके साथ वही कुछ होने के लिए जा रहा है। मगर हम साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जी जो गवर्नमेंट के लिए कभी भी डिसीजन आ सकता है। कई लोगों से कहा गया है कि जी आप बताइए कि मतलब आपस में अपोजिशन और जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो मिलके डिसाइड कर रहे हैं कि जो एक थोड़े दिन के लिए जो सेटअप बनेगा उसके अंदर किसको आना चाहिए एज अ प्राइम मिनिस्टर, और किसको सदर, या किसको क्या। लेकिन ये चीज हम आपको 2 दिन बाद बता सकेंगे जब सही पिक्चर सामने आएगी। लेकिन साथ साथ हम आपको फिलहाल ये न्यूज भी बता दें, यहाँ पे भी यही लिखा है जी, खातून अव्वल की दोस्त फराह खान दुबई चली गई। जो हमने आपको बताया ही था कि फराह खान जो है वो सक्सेसफुली यहाँ से दौड़ गई हैं और भाग के वो चली गई हैं दुबई। अब उनका ये ख्याल है कि जी दुबई में उनकी कोई बचत हो जाएगी। इमरान खान साहब हमें हंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये हंसी जो है ये कितने दिन की है ये तो खान साहब खुद ही बता पाएंगे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि पहले रह चुके हैं फॉर्मर, जाहिर है अब फॉर्मर कहूंगी ना उनको, जाहिर अब तो नहीं है वो, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे उनसे जब मीडिया ने पूछा तो उन्होंने क्या कहा। अमेरिका इस पूरी साजिश के पीछे है, तो आप अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं सर? मैं एक जिम्मेदार पोजीशन पर हूं और मैं गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करूंगा। मुझे पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, मुझे आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जी, तो शाह महमूद कुरैशी साहब से कहा गया कि जैसे इमरान खान नारे लगा रहे हैं, अमेरिका को कहा जा रहा है जी मुर्दाबाद, तो आप भी नारे लगा दीजिए। तो उन्होंने खैर इस बात से इनकार किया और यहाँ पे थोड़ी सी समझदारी का सबूत दिया। लेकिन यहाँ पे बात हम करेंगे अलीम खान साहब की, जो कि इमरान खान के बहुत करीबी रहे हैं। एक जमाने में इमरान खान साहब के एटीएम भी कहलाया करते थे, और कहा यह जाता था कि इमरान खान की पार्टी के खर्चे, चाहे उनके घर का बनी गाला का खर्चा हो, वो जहांगीर तरीन और अलीम खान मिलके ही उठाया करते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि अलीम खान साहब ने तो इमरान खान साहब के पोल खोलने शुरू कर दिए। ये देखिए, जो आपके साथ है वो मुहिब्बे वतन, और जो आपके खिलाफ है वो गद्दार है। आप मामे हैं पाकिस्तान के, आप चलाएंगे पाकिस्तान, बाकी पूरी। जी, तो अलीम खान साहब पूछ रहे थे कि जी आप क्या मामे हैं पाकिस्तान के इमरान खान साहब से, आप चलाएंगे पाकिस्तान? जो आपके साथ है वो सही है, और जो आपके साथ नहीं है वो गद्दार हो गया। ये भी एक नई कहानी लेके इमरान खान साहब आए हैं और पूरी अपोजिशन को गद्दार डिक्लेयर करने पे तुले हुए हैं। लेकिन दोबारा सुनते हैं अलीम खान साहब ने और क्या कहा। पैसे दिए जाते हैं, तो ये था नया पाकिस्तान। और जितनी मैंने मेहनत की है इतनी तो किसी ने नहीं की। तो इमरान खान को बाहर से देखना और ड्राइंग रूम में बैठ के देखना और टीवी पे बैठ के देखना और उसकी बातें सुनना वो बहुत अच्छी हैं। बातें तो इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे लोग करते हैं, लेकिन जब अमल की बात आती है तो फराह बीबी के जरिए जो रिश्वत ली गई है पंजाब में, और जो उनकी बेगम को सेट मिले हैं मलिक रियाज साहब से, आपके तो सारे दोस्त आर्मी में मौजूद हैं। जरा उनसे पूछेंगे आपके जो पुराने जनरल आसिम को निकाला गया था किस बात पे निकाला था, क्योंकि जनरल आसिम ने जाके इमरान खान को बताया था
کہ آپ کے گھر میں سیٹ آیا ہے رشوت کا جو کہ ملک ریاض صاحب نے بھیجا ہے، اور اس کے بعد ان کو جنرل آسن کو DGISI سے ہٹا دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے اس کو کہا تھا کہ یو آر کراسنگ دا لمٹس. جنرل آسن تو آپ کے بیچ میٹ ہوں گے یا آپ کے بالکل قریبی ہوں گے، تو آپ ذرا ان سے پوچھیں یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں. اور مجھے توشے خانے کی گھڑیاں آئی ہیں جن کو بیچا گیا اور جس کے پیسے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ نے وصول کیے ہیں، اس کی وہ تفصیلات کیوں نہیں بتاتے؟ اتنے جو ایماندار ہیں تو اپنی باتیں کیوں نہیں بتاتے؟ یہ جو پیسے یہاں سے گئے ہیں سارے کے سارے جو بزدار نے کلیکٹ کیے ہیں، کس کے پاس گئے ہیں؟ ہو واز فرا، کیا رول تھا فرا کا؟ سو یہ باہر سے بیٹھ کے بہت روزی بیچتے نظر آتی ہے. میرے سے زیادہ ٹائم کسی نے نہیں گزارا. آئی نو ایگزیکٹلی واٹ واز گوئنگ آن. سو آئی جسٹ تھاٹ کہ یہ جو فینٹیسزم ہے یہ ہم نے بھی بہت دیکھا تھا اور ہم نے بھی بہت کرنے کی کوشش کی، بٹ ریئلٹی واز ڈفرنٹ. But reality was different. What we see in Imran Khan is different. What he actually is entirely different. اور یہ جو اس نے لبادہ اڑا ہوا ہے اور جو اس نے اپنے اوپر کیموفلیج کیا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہلاک ہے، وہ ساری قوم کے سامنے اس کو لے کے آئے گا. I'm not saying کہ جو نواز شریف ہے وہ بہت بڑا انجل ہے اور یہ شہباز شریف ہے یا وہ ہے. میں نے اپنا حساب برابر کرنا ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا، میرے بچوں کے ساتھ کیا، اور میں اس کا حساب برابر کر کے چھوڑوں گا. ریسٹ I don't even care. جی، یہ تھے علیم خان صاحب، اور یہ عمران خان صاحب کے پول کھولتے نظر آ رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ میں مزید پول کھولوں گا اور مزید باتیں وہ بتائیں گے کہ کس طرح سے کرپشن ہو رہی ہے یا ہو رہی تھی اور ابھی بھی شاید ہو رہی ہو، اور اس میں کس طرح سے بشرا بی بی انوالو ہیں، یعنی پیرنی جو عمران خان صاحب کی بیگم ہے آج کل، ان کا نام بھی انہوں نے لیا، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے جو ہے پیسے ریسیو کیے گئے، کیا کیا چیزیں غائب ہوئیں، اور کیا کیا گفٹس تھے جو بیچ دیے گئے یا غائب کر دیے گئے، اس بارے میں بھی وہ بتا رہے تھے. اور یقیناً علیم خان صاحب شروع سے عمران خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں اور کافی چیزوں کے بارے میں وہ جانتے ہیں. ہم آگے بھی امید کرتے ہیں کہ کچھ مزید وہ انکشافات کریں گے یا مزید چیزیں بتائیں گے کہ کیا کچھ انہوں نے دیکھا بنی گالا میں اور کیا کچھ انہوں نے دیکھا عمران خان کو کرتے ہوئے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جو عمران خان ہمیں نظر آتے ہیں اصل میں وہ ایسے ہیں نہیں، عمران خان کوئی اور طرح کے ہیں. تو مجھے تو علیم خان صاحب کی بات پہ یقین ہوتا جا رہا ہے، بس اب دیکھتے جائیے. آج علیم خان صاحب آئے ہیں، کل جہانگیر ترین خان صاحب آئیں گے، پھر کوئی اور آئے گا، اور پھر اگر جس دن مراد سعید صاحب کو جوش آ گیا، اور مراد سعید صاحب کو تو سب جانتے ہی ہیں کہ وہ بہت ہی خان صاحب کے کلوز ہیں اور خان صاحب کے بڑے فیورٹ منسٹر رہے ہیں، اور خان صاحب ان کی بڑی کھلم کھلا تعریفیں بھی کرتے رہے ہیں. تو یہ جی مراد سعید صاحب، تو جس دن مراد سعید صاحب نے اپنی سٹوری سنا دی اس دن تو ہم تو نہیں دکھا سکتے بھائی، ہمارا جو چینل ہے نا ہم تو اس طرح کی چیزیں نہیں بتاتے، ہمیں تو ویسے بھی عادت ہی نہیں ہے جی فضول کی باتیں کرنے کی، نا آپ مجھے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. خیر چھوڑیے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ خان صاحب نے جو ہے وہ پبلک سے جو ہے لائیو ٹیلی فون پہ بات کی ہے، اور سب نے جو ہے عمران خان صاحب کو یہی بتایا کہ وہ ان کو بہت پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اگلے 50 سال اور عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہیں، اور ان کی جتنی پرفارمنس ہے اس کی بہت تعریف کی گئی ہے. اور یہ دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ مودی جی تو بہت جل جائیں گے، یقین کرے اتنے جیلس ہوں گے نا عمران خان صاحب سے. لیکن ہم پہلے سن لیتے ہیں کہ آخر ان کو کالر نے کہا کیا ہے. کالر ہیں، آپ بھی کال کر سکتے ہیں، جو بھی سوال کیجیے گا مختصر بات کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام میں شرکت کر سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بات کیجیے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. محمد یعقوب قریشی بات کر رہا ہوں چولستان سے. وزیر اعظم سے میرا ایک سوال ہے. جب آپ پہلے کہتے تھے کہ میں آخری گیند تک لڑوں گا، اس کے بعد آپ کو کیا ہوا؟ ہوا نکل گئی یا ہوا ٹائٹ ہو گئی کہ آپ مجبور ہو گئے بھاگ کھڑے ہونے کے لیے، یا پوزیشن کا ڈر تھا یا مولانا فضل الرحمان کا ڈر تھا کہ آپ نے تحریک اعتماد کا جو ووٹ ہے اس کو فیس کرنے کے بجائے آپ نے یہ آرٹیکل 5 کا بہانہ بنا کر بھاگ کھڑے ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا تو آپ کے منہ پر کیا کہتے ہیں شرم بھی نہیں آتی اور آپ کو کیا کہتے ہیں احساس بھی نہیں ہے عوام کا، پھر بھی آپ اس کرسی سے چپک کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ آپ ایک بندر کی طرح یہ ضد کر رہے ہیں کہ بس مجھے یہ کرسی چاہیے، یہ کرسی چاہیے.
ये ऐसा नहीं होता। आप इस सवाल प्लीज जी, ये थे कॉलर जो इमरान खान साहब से पूछ रहे थे सवाल, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बंदर की तरह कुर्सी पे चिपके हुए। ये एडिट कर देना तुम लोग, कल को अगर खान साहब फिर आ गए ना पावर में तो हमें नहीं छोड़ेंगे। सुन रहे हो, तुम लोग की एडिटिंग बहुत खराब होती जा रही है। खैर, मैं ये बता रही थी आपको, इस सब सीन के अंदर जो है वो फैसल जावेद खान जो कि वहां पे आपको माइक के साथ नजर आ रहे हैं और बार बार कह रहे थे कि जी सवाल पूछिए, मतलब किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने टोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि फैसल ने कहा कि ठीक है, अगर मतलब सब कुछ हो गया तो सवाल भी पूछिए। लेकिन ये है कि खान साहब ज्यादा घबराए हुए नजर नहीं आ रहे थे और इधर उधर उधर देख रहे थे, और उन साहब का कहना ठीक ही लग रहा था कि जी शर्म तो आपके चेहरे पे जरा सी भी नहीं है। आपने मुल्क का क्या हाल बना दिया, आपने कौम का क्या हाल बना दिया, और आपने फॉरेन पॉलिसी का क्या बेड़ा गर्क करके रखा है। लेकिन इमरान खान साहब सर अब बार बार अपने आप को यही कह रहे हैं कि नहीं मुझसे अच्छी गवर्नमेंट तो किसी ने चलाई ही नहीं, पता नहीं ये चल क्या रहा है। लेकिन बात सर ये है कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो एक तरह से जो कहा जाता है, समझा जाता है, फौज के पपेट है। इमरान खान को फौज लेकर आई है और इमरान खान को फौज ही निकाल के बाहर फेंक रही, सॉरी बाहर रख रही है। तो अब कहने की बात ये है, बल्कि सोचने वाली बात ये है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि इमरान खान साहब को अब जो है आर्मी जो है वो कह रही है कि चलो भाई अपना रास्ता नापो। वरना अगर ऐसा ना होता तो हम इस किस्म की सिचुएशन जो पाकिस्तान में आजकल हुई हुई है वो ना देखते। अगर आप में से कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि जी फौज जो है वो अब आके गवर्नमेंट के ऊपर कब्जा करने लगी है, या फौज जो है वो मुल्क के ऊपर दोबारा से हुकूमत करने का सोच रही है, या दोबारा से डिक्टेटरशिप आने वाली है, ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं। क्योंकि पहले कई बार आ चुके हैं, फौज ने कई बार आके जो है मुल्क को चलाया है, और इसके बाद उन्हें बातें भी बहुत सुनने को मिली हैं, और अब तो बहुत तेज हो गए भाई। नए जो आपके स्टूडेंट्स निकल रहे हैं ना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के, वो तो बहुत ही तेज हैं। उन्होंने तो ये भी पढ़ लिया कि 71 में हमने कैसे मार खाई थी, उन्होंने तो ये भी पढ़ लिया 71 में हमने हथियार कैसे डाले थे। वो जो मैंने लिखा भी था ना ट्विटर पे, अगर आप लोगों ने किसी ने वो देखा हो इनकेस, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर मर गए तो शहीद, अगर जीत गए तो गाजी, और अगर भाग गए तो न्याजी। तो बिल्कुल जी, लोगों को पता है कि भाग गए न्याजी, खैर सारे न्याजी एक जैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी खान साहब के नाम में भी तो न्याजी लगा हुआ है ना। तो और खान साहब भाग गए हैं किससे? वोटिंग से। खान साहब ने वोटिंग नहीं होने दी। तो खैर मैं बता रही थी आपको कि बहुत से लोग यही समझ रहे हैं कि शायद दोबारा से फौज आ जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब फौज को समझ आ गई है कि सामने आके और लोगों से बुरा भला सुन के, पूरी दुनिया की बातें सुन के जो है मुल्क चलाना जो है वो कुछ मुनासिब नहीं है। अब ये हो रहा है कि जी पीछे से फौज ही चला रही है, एस्टैब्लिशमेंट ही मुल्क को चला रही है। सामने कुछ पॉलिटिशियंस के चेहरे हमें नजर आते हैं जो इसलिए हैं ताकि कुछ गड़बड़ हो जाए तो इनको बातें सुनानो, इनको पब्लिक भी गालियां निकाले और इनको पूरी दुनिया भी बुरा भला कहे। अब देखें ना, खान साहब बेचारे तो अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं कर सकते थे। यानी जब कोविड का जमाना था तो खान साहब ने सुबह को आके कहा, सुबह को नहीं, खान साहब ऐसे सुबह उठते नहीं है, तो उन्होंने कहा जी डे टाइम में उनका स्टेटमेंट आया, मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा। शाम को 6-7 बजे जो है DGISPR आए, आसिफ गफूर साहब, वही मशहूर जमाना आसिफ गफूर साहब, तो उन्होंने आके कहा कि जी कल से लॉकडाउन है। इसी से पता चल रहा था कि जी फौज और इमरान खान एक पेज पे नहीं है, वो पेज कहीं फटफटा गया है। तो बिल्कुल जी, उसके बाद हमने देखा कि DGISI की अपॉइंटमेंट का लेटर भेजा बाजवा साहब ने, और खान साहब से कहा कि भाई साइन कर दो या अंगूठा लगा दो, हाथ का लगा दो नहीं तो पाँव का लगा दो। लेकिन खान साहब ने ना हाथ का अंगूठा लगाया ना पाँव का अंगूठा लगाया, और उसके बाद खान साहब जो है 2 महीने यानी पूरे 2 मंथ्स तक खान साहब जो है ना वो टॉपिक घुमाते रहे, टॉपिक ड्रामा करते रहे बाजवा साहब के साथ, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने साइन किया। लेकिन बहरहाल हुआ वही जो बाजवा साहब चाहते थे, यानी खान साहब को साइन करना ही पड़ा, और उन्हीं के नाम के ऊपर करना पड़ा जिनको बाजवा साहब चाहते थे। इसलिए कि खान साहब तो जनरल फैज हामिद के ऊपर इंसिस्ट कर रहे थे कि जी अगर इनको ले आया जाए तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन खैर बाजवा साहब ने भी कहा कि नहीं बेटा, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं और नाम है बाजवा। तो उन्होंने कहा बेटा जहां मैंने कहा है ना चुप करके उधर साइन करो, अब फूटो उधर से, नहीं तो देंगे कान के नीचे। ज्यादा हो गई, नहीं नहीं सॉरी, ये भी हम एडिट करने वाले। खैर, तो इस तरह से हमें ये पता चला कि वैसे तो उसके बाद खान साहब ने एक वीडियो रिलीज की, छोटी सी क्लिप थी, उसमें पुराने हमारे रिटायर्ड जनरल जो है ना वो कह रहे हैं कि वाह जी वाह, इमरान खान की तो क्या बात है, इमरान खान जैसा तो कोई है ही नहीं, इमरान खान ये, इमरान खान वो। उससे हमें जी ये भी आइडिया मिलता है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी 2 ग्रुप बने हुए हैं।
اور ان میں سے ایک جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور دوسرا جو ہے وہ ان سے کہتے ہیں چلو نکلو پھوٹو ادھر سے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چلو نکلو پھوٹو والے کامیاب ہوتے ہیں یا دوسرے جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بیڑا گرک کیجیے. بلکہ آج کی ہی بات ہے کہ رشیا کی طرف سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے اور رشیا نے یہ کہا ہے کہ جی کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ رشیا کے وزٹ پہ گئے تھے, ماسکو کے وزٹ پہ گئے تھے, اس لیے امریکہ کو بہت برا لگا ہے اور امریکہ نے ان کی گورنمنٹ گرا دی. مطلب امریکہ نہ ہو گئی اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ محلے والی خالہ ہو گئی کہ اس کو کچھ برا لگ گیا تو بس اس نے جو ہے نا کام خراب کر دیا سب کے. یہ عجیب سی بات ہے کہ رشیا کی طرف سے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ آنا کافی نان سیریس حرکت لگی. مجھے تو عجیب سا لگا کہ کوئی کنٹری جو ہے وہ اٹھ کر یہ کہہ دے کہ جی کیونکہ عمران خان صاحب رشیا گئے تھے اس لیے جو ہے وہ امریکہ نے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گرا دی. یہ بات میری تو کم از کم سمجھ میں نہیں آ رہی. چھوڑیے ہمیں کیا, ویسے بھی ہم آپ کو نیوز بتا رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہاں, کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں دھنیا پودینہ کی آپ کو چٹنی بنانے کی ریسیپی بتاؤں گی اور پھر میں بھول گئی نا. کیا کروں, آج کل دماغ ہی کام نہیں کرتا. اس قدر خان صاحب کی فکر میں دبلی ہو رہی ہوں, مجھے کچھ کھایا بھی نہیں جا رہا. آج بھی میں نے صرف 5-6 پکوڑے کھائے ہیں, 2 پلیٹ بریانی کے کھائے ہیں اور 1.5 لیٹر میں نے پیپسی پی ہے اور اس کے ساتھ 4-5 کھجوریں کھائی تھی اور 4 یا 5 ہی میں نے آلو والے وہ ہوتے ہیں نا بڑے مزے کے ہوتے ہیں سموسے, وہ کھائے تھے اور ایک چھوٹا پیزا نا, بس اتنا سا تھا, بس اتنا ہی. اس کے علاوہ تو مجھ سے کچھ کھایا ہی نہیں جا رہا. مجھے تو بھوک ہی نہیں لگتی, میں تو بھوک ہی اڑ گئی خان صاحب کے غم میں. تو میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ میں وہ ریسیپی آپ کو آج بتا دیتی ہوں نا. آپ لوگ اتنا ناراض کیوں ہو جاتے ایک دم سے میرے ساتھ. تو میں یہ بتا رہی تھی کہ جی دھنیا پودینہ لے لیجئے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ثابت لال مرچ لے لیجئے, یہ 5-6 مطلب پیسز کے کافی ہوں گے. اس کے بعد آپ لہسن لے لیجئے, اس کے بھی میرے خیال ہے 4 سے 5 جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیس جو ہوتے ہیں وہ کافی ہوں گے. اس کے بعد جی آپ لے لیجئے نمک, جو جتنا نمک کھاتا ہے اتنا ڈال لیں. کوئی زیادہ کھاتا ہے کوئی کم کھاتا ہے, اسے کم ہی ڈالیں تو اچھا ہے. اور 4 یا 5 ہری مرچیں لے لیجئے اور اس کے بعد ایسا کیجئے کہ ان سب کو جو ہے نا گرائنڈر چاپر میں ڈال کے نا پیس لیجئے اور اس کے بعد جی بس چٹنی تیار ہے. یہ چٹنی تیار ہو گئی. اس کے بعد آپ لیجئے دہی لے کے اس میں 1 چمچ اس چٹنی کا ڈال کے وہ گرین والا رائتا بنتا ہے, بریانی کے ساتھ کیا آفت لگتا ہے. سوری ہم نا پولیٹیکل شو کر رہے تھے, میں بھول گئی. خیر, ہم لوگ چلتے ہیں آگے اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور ویڈیو اور پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کافر کے ساتھ ہاتھ ملانا کیسا ہے. تو مختصر انداز میں یہ اس کا جواب ملاحظہ فرما لیں کہ کافر کے ساتھ ہاتھ ملانا یہ سخت منع ہے. اور اسی کے ساتھ ایک سوال اور ہے کہ کافر کے ساتھ دوستی رکھنا کیسا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, کافر کے ساتھ دوستی رکھنا یہ سخت ناجائز و حرام ہے, اس لیے کہ قرآن مجید والفرقان الحمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ کافر کے ساتھ دوستی کرنا, ان سے بھائی چارہ کرنا یہ ناجائز و حرام ہے. اور سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بے شمار حدیثوں میں اس چیز کو ذکر فرمایا کہ کافر کبھی اہل ایمان کے دوست نہیں ہو سکتے. تو کافروں کے ساتھ محبت کرنا, دوستی کرنا یہ سخت ناجائز و حرام ہے اور برے کی صحبت برا رنگ لاتی ہے نا. اس لیے ان سے دوستی اور بھائی چارہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا. جی یہ تھے مولانا صاحب اور یہ بتا رہے تھے کہ جیسے آپ نے سنا ہی, میں کیا بتاؤں کہ کیا بکواس کر رہے تھے, لیکن بہرحال یہ جو بول رہے تھے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. کافروں کے ساتھ جو ہے دوستی نہیں ہو سکتی, کافروں سے ہاتھ نہیں ملا سکتے, ان کے ساتھ ان کے تہوار میں نہیں جا سکتے, کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے. لیکن ہاں, کافروں کے بنائے ہوئے کیمرہ پہ بیٹھ کے اس قسم کی فضول باتیں کر سکتے ہیں, کافروں کے بنائے ہوئے یوٹیوب پہ ویڈیو چڑھا سکتے ہیں, اپلوڈ کریں ویڈیو کافروں کے بنائے ہوئے یوٹیوب پہ. اس کے علاوہ کافروں سے پیسے لے کے 9-2-11 ہو سکتے ہیں, کافروں کے بنائی ہوئی گاڑی پہ بیٹھ سکتے ہیں, کافروں کے بنائے ہوئے جہاز میں بیٹھ سکتے ہیں, کافروں کے بنائے ہوئے کھانے کھا سکتے ہیں, ان کے بنائے ہوئے موبائل استعمال کر سکتے ہیں, ان کے بنائے ہوئے میڈیسن کھا سکتے ہیں. مطلب یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آتے ہیں. اور مجھے حیرت یہ ہے کہ مجھے ویسے یہ کوئی انڈین لگ رہے تھے,
काफरों का बनाया हुआ ग्लासेस भी पहन सकते हैं, उतार दें इनके ग्लासेस और इनके कान के नीचे से एक रख के मेरी तरफ से, अगर कोई इनको जानता है तो। और अगर आप लोग वाकई जानते हैं कि ये कोई इंडियन या पाकिस्तानी या कोई, मुझे सिर्फ पाकिस्तानी नहीं लग रहे थे क्योंकि कुछ मुझे लगा कि कुछ जो सेटअप था या जो बोलने का स्टाइल था उनका वो थोड़ा सा मुझे लगा कि इंडियंस लग रहा था। तो अगर कोई जानता है इनको कौन है तो जरा बताइएगा। इनको भी जरा हम ट्विटर पे भी देख लेते हैं और जरा शो में भी बुला लेते हैं और जरा खैरियत भी पूछ लेते हैं। तो खैर, ये तो इस तरह की बातें आप जानते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग जरूर हो गया, लेकिन एक चीज बिल्कुल एक जैसी एक अभी भी है, और वो है हमारे यहाँ की मुल्ला माफिया। आपके यहाँ भी उसी तरह के मुल्ला हैं और हमारे यहाँ भी एक बिल्कुल सेम उसी तरह के मुल्ला हैं। लेकिन खैर, यहाँ हम बात कर रहे थे इमरान खान साहब की, और हम दोबारा से चलते हैं और खान साहब की वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान को मुशर्रफ बर्बादी की तरफ क्यों लेके जा रहा है? अपनी कुर्सी बचाने के लिए लुटेरे और चोरों को उसने मुल्क के बड़े बड़े ओहदे दिए। शेख रशीद जैसा बेशरम आदमी, शीदा टली, शेख रशीद जिसको मैं अपना चपरासी भी ना लगा। जी जी, इमरान खान साहब बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे जनरल परवेज मुशर्रफ की कि अपनी सीट बचाने के लिए वो मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं या मुल्क की तबाही कर रहे हैं, लेकिन अब खान साहब वही काम खुद कर रहे हैं। और शेख रशीद साहब के बारे में उन्होंने कहा, शेख रशीद जैसा बेशर्म आदमी, सीधा टल्ली, जिसको मैं अपना चपड़ासी ना रखूं। बिल्कुल सर, आपने उनको चपड़ासी नहीं, होम मिनिस्टर बना दिया था। और शेख साहब एक अकलौती सीट के बल के ऊपर जो है वो आके और होम मिनिस्ट्री की सीट पे बैठ गए, और आजकल वो आपके बड़े ही फेवरेट हैं। मगर जाते जाते हम आपको ये भी बताते जाएं कि जी, इंडियन फौजी जो हैं वो हमें टॉक शोज में नजर आते हैं, मगर यानी अपने कंट्री के टॉक शोज में नजर आते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पे बात कर रहे होते हैं या डिफेंस रिलेटेड अगर कोई बात हो उस पे। लेकिन हमारे फौजी आपको नजर आएंगे जी, इकोनॉमी पे भी बात कर रहे होंगे, पॉलिटिक्स पे भी बात कर रहे होंगे, हर चीज पे बात कर रहे होंगे। नहीं कर रहे होंगे तो सिर्फ डिफेंस पे बात नहीं कर रहे होंगे। और उसके बाद ये भी कहते हैं कि जी, पाकिस्तान आर्मी जो है सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। और ये मैं नहीं कह रही, हमारे यहाँ के एक रिटायर्ड फौजी कह रहे हैं, अगर आपको यकीन नहीं तो देख लीजिए। पाकिस्तान आर्मी से ज्यादा पॉपुलर कोई पॉलिटिकल पार्टी अवाम में नहीं है। आज अगर आप देख लें कि लोगों से पूछ लें कि वो किसके साथ खड़े हैं, तो मेजॉरिटी मोर देन 85% लोग पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े होंगे। एक बात जी, अपने मुंह से कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान आर्मी जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। यानी अब तो खैर सबको पता लग ही गया है, लेकिन फिर भी अपने मुंह से ये कह रहे हैं तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। और भी ज्यादा ये कि जिन्होंने मान लिया है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, डिफेंस के अलावा हर काम कर रहे हैं। यानी जो काम इनका है वो नहीं कर रहे, बाकी सब कुछ कर रहे हैं। और अभी जो कहा जा रहा है कि न्यूट्रल हो गए हैं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि न्यूट्रल हो गए, लेकिन फिर भी देखते हैं कि आगे फैसला क्या आता है। और इमरान खान जिस तरह से चौड़े होके घूम रहे हैं, और कभी वो कहते हैं जी लोगों को बाहर निकलिए, कभी कहते हैं मैं खुद भी आ रहा हूं आप लोगों के साथ डी चौक पे खड़े होने। तो ये कंटेनर से कंटेनर तक का सफर है या ये डी चौक से डी चौक तक का सफर है? यानी इमरान खान साहब पहुंचे वहीं पे जहां से चले थे, अपने धरनों पे, अपने प्रोटेस्ट पे। और इसी में वो माहिर हैं, क्योंकि मुल्क चलाना तो उन्हें आया नहीं, और उन्होंने मुल्क की जितनी बैंड बजानी थी बजा चुके। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।